Hello, my dear students. I welcome you all to our online learning platform. Today, in this video, we will be dealing with the second part of the chapter From Trade to Territory. East India Company establishes power. So, let us start. But before that, let me brief out the things that we have read in the first video. हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली 1600 में भारत आती है, चार्टर साइन करवा करके एक चार्टर के साथ आती है ताकि इंग्लैंड से कोई और कंपनी भारत में ट्रेडिंग ना कर सके। अब वो भारत आई, यहाँ पर पे उसे कंपटीशन मिलता है दूसरे यूरोपियन कंपनी से, जैसे कि फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच एट्सेट्रा। और हमने पिछले वीडियो में यही देखा था कि किस तरीके से ये जो अलग अलग कंपनी है ये कब कब भारत आई और यहाँ पे वो किस चीज़ की ट्रेडिंग करती थी। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बात बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़ी खुशी खुशी आई कि चलो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, बट भारत आने के बाद उन्हें पता चला कि ले यहाँ तो ऑलरेडी पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच लोग बैठे पड़े हैं। तो इस केस में कंपनी क्या की? अच्छा, सिर्फ बैठे नहीं थे, साथ साथ में एक परेशानी और थी। वो क्या थी? तो वो ये थी कि ये कंपनी जो है एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रही थी ताकि एक दूसरे को वो भगा सके वहाँ से। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को सेव करने के लिए ट्रेड वॉर में घुस गई। ट्रेड वॉर में घुस गई मतलब कि जो बाकी कंपनी है उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब ये लोग इनिशियली करते क्या थे, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, एक दूसरे की फैक्ट्री जला देना या एक दूसरे की गोडाउन में चूहे छोड़ देना, या एक दूसरे का जो शिप आता था या जाता था तो रास्ते में उसे सिंक करवा देना, रास्ते को ब्लॉक कर देना, अपने ट्रेडिंग पोस्ट पे फोर्टिफिकेशंस कर देना, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कंपनी कैरी आउट कर रहे थे। इसी बीच में कंपनी की 3 लड़ाइयाँ होती हैं जिन्हें हम पॉपुलरली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही कार्नेटिक वॉर्स को जानेंगे कि कौन कौन से कार्नेटिक वॉर्स थे, कितने कार्नेटिक वॉर्स थे और तीनों के क्या क्या फीचर्स थे। तो चलिए देखते हैं। The breaking of the Mughal Empire by the middle of the 18th century provided ideal conditions for the English and French trading companies to establish their political influence in India. अब जब मुगल एम्पायर टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, जो कि मैंने बताया था औरंगजेब के डेथ के बाद डिसइंटीग्रेट करता है, तो इस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों को ही आइडियल कंडीशंस मिल जाता है कि ये अपने यहाँ पर पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। और यही कारण है, चूँकि दोनों ही ये चीज़ करना चाहते थे, तो इन दोनों के बीच में भी कंटिन्यूअस झगड़े यानी कि क्लैश होते रहे। और यही दोनों के क्लैशेस के कारण हमारे यहाँ 3 वॉर हुए, जिसे पॉपुलरली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये जो कार्नेटिक वॉर्स है वो इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों के बीच हुए थे, इसलिए इसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ये लड़ा कब गया? तो ये 1744 से लेके 48 के बीच में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? तो यूरोप में ऑलरेडी वॉर चल रहा था, बस उसी का इम्पैक्ट समझ लो यहाँ पे पड़ा। कैसे इम्पैक्ट पड़ा? तो देखो, लड़ाई तो यूरोप में हो रही थी और यूरोप में फ्रांस और इंग्लिश ये दोनों ऑपोजिट टीम में थे। अब वहाँ पर पे ही जैसे इन लोगों का कंट्रोल हो रहा था, वहाँ पे जो झगड़े हो रहे थे, जो जीत रहा था वही यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस दिखाने लगा। जैसे बताते, वहाँ पे क्या हुआ, उन लड़ाई में फ्रांस जीत रहा था, तो ये फ्रेंच क्या किए, यहाँ पर पे भी जो कार्नेटिक नाम का जो प्रोविंस है मद्रास में, बेसिकली वहाँ पे जो ब्रिटिश का सेटलमेंट था वो इनसे खींच लिए। बोले अरे तुम लोग तो लड़ाई में हार रहे हो, यूरोप में रिवॉल्यूशन में तुम हार रहे हो, तो अब ये सेटलमेंट मेरा है। अब इन रिटर्न ब्रिटिश क्या किए, तो ब्रिटिश जो है वो पौंडीचेरी पे अटैक कर दिए। अब दोनों एक दूसरे के इंडिया के अंदर में भी जो एरिया था उस पर अटैक करने लगे। अच्छा, ये चीज़ हुआ। अब लड़ाई हो रही थी आपकी वहाँ पे, बट उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था इंडिया में भी। और जैसे ही यूरोप का वॉर ख़त्म हुआ, जो रिवॉल्यूशन था वो जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि जो फ्रांस है वो मद्रास को वापस लौटा दे, ब्रिटिश को। तो यही हुआ, ब्रिटिश को मद्रास रीस्टोर कर दिया गया। क्लियर है? तो ये था बेसिकली हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर।
नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अब जो आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में मद्रास वापस लौटाया गया था, तो वो एक ट्रीटी के तहत लौटाया गया था, एक समझौते के तहत लौटाया गया था। पर ये जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी आपकी, ये बहुत छोटे समय के लिए रही, क्योंकि हुआ क्या, कार्नेटिक के उस समय जो नवाब थे वो उनका मर्डर कर दिया गया बाई फ्रेंच ने उनका मर्डर कर दिया। वहीं जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी भी उसी समय मौत हो गई। अब फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों को यहीं पे दिखा, चलो मौके का फ़ायदा उठा लो। तो ये दोनों अपने जो सपोर्टर्स थे, जो इनके चमचे थे, उनको कुर्सी पे बैठाना चाहते थे, उनको वहाँ के नवाब बनाना चाहते थे। जैसे कि ब्रिटिश मोहम्मद अली को कार्नेटिक में और नासिर जंग को हैदराबाद में नवाब बनाना चाहता था। वहीं जो फ्रेंच थे वो कार्नेटिक में चंदा साहिब को बनाना चाहते थे नवाब, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में। तो दोनों ऑपोजिट टीम में थे। अब इस बात में भी इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया भाई। तो देखते हैं हुआ क्या। जैसा भी हो, कार्नेटिक में चंदा साहिब किसी तरीके से राजा बन गए, सॉरी नवाब बन गए। अब इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव आए। उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना पीठ में खंजर घोंपना, बस वही वाला काम हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने अपनी सर्विस वॉलंटियर करनी शुरू की और कमांडर को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ा प्लान तैयार किया, और इसी प्लान के तहत सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। अब ज़रा देखते हैं कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर कैसे हुआ, बट उससे पहले जानते कि ये रॉबर्ट क्लाइव थे कौन। तो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के यंग क्लर्क थे। सेकेंड कार्नेटिक वॉर कितने से कितने ईयर के बीच में हुआ, तो ये 1749 से 1754 के बीच में हुआ। इतने 5 ईयर्स तक ये वॉर चला। तो चलिए देखें क्लाइव किए क्या थे। क्लाइव कार्नेटिक का जो कैपिटल था आरकोट, वहाँ गए और उसको कैप्चर कर लिए। चंदा साहिब को मार दिया गया और वहाँ पर पे मोहम्मद को थ्रोन में बैठा दिया गया, वहाँ का नवाब बना दिया गया। अब यहाँ से कंडीशन ख़राब होने लगा। अब फ्रेंच जो हैं वो बड़े परेशान होने लगे। तो फ्रेंच की जो कंपनी थी जो उन्हें कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे डुप्लेक्स, उनको वापस बुला लिया फ्रांस, और इस तरीके से फ्रेंच का कंट्रोल यहाँ अब ख़त्म होने लगा। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर इसके बाद शुरू होता है थर्ड कार्नेटिक वॉर इन द ईयर 1756 to 63। ये एक्चुअली जो यूरोप में वॉर हो रहा था 7 ईयर्स का, बस उसी का एक्सटेंशन है। हुआ क्या था देखो, बंगाल में अब ब्रिटिश का कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि बंगाल को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लिया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। अब आप कहोगे ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है, तो ये जो प्लासी का बैटल है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी, ओके। बट उससे पहले बस इतना जान लो कि ये वही बैटल था जिसके बाद बंगाल जो है वो ब्रिटिश के पूरे कंट्रोल में चली गई थी, और ब्रिटिश ने यहाँ डुअल गवर्नेंस लागू किया था। पहला, बंगाल उनके कंट्रोल में आ गई। दूसरा, फ्रेंच कंटिन्यूअस हार रहे थे तो उनका शॉर्टेज हो गया फंड का। तीसरा, एक और बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वैंडीवॉश 1760 में। इसमें भी बेचारे फ्रेंच हार गए, और साल भर के अंदर में कार्नेटिक का जितना कंट्रोल था, कार्नेटिक से उनका जितना रेवेन्यू आता था फ्रेंच का, वो सब हाथ से चला गया। अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं। अब जब बचा नहीं है तो वो कैसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि लड़ाई के लिए आपको पता है रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वेपन्स चाहिए, और वेपन्स के लिए पैसे चाहिए। तो फाइनली फ्रेंच अब हाथ धो दिए, अब शांति से बैठ गए, और ब्रिटिश के अंडर में बस वो ट्रेड करने लगे, यानी कि अब वो भारत में सिर्फ ट्रेड कर सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और यहीं से ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया, इंडिया पे अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया, और जितने भी फॉरेन कंपटीटर्स थे उनको टाटा बाय बाय कह दिया। तो इस तरीके से उन्होंने सारे फॉरेन राइवल्स को एलिमिनेट किया और जितनी लड़ाइयाँ थी उसे ख़त्म की। अब आते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि ये तीनों लड़ाई में फ्रेंच ही हारे और ब्रिटिश जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीती। तो लेट अस सी क्या क्या फैक्टर्स थे। पहला, फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, तो अगर मान लो उनको एक कदम भी आगे बढ़ना होता था, या मान लो अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक भी करना होता था, तो पहले परमिशन लेना होता था, यानी समय लगता। वहीं पर पे ब्रिटिश कंपनी जो है इसको पूरी आज़ादी थी, ये अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, गवर्नमेंट का कोई उन पर कंट्रोल नहीं था। तो ब्रिटिश इंस्टेंट काम करती थी और ये इंतज़ार करते थे। वहीं ब्रिटिश के ट्रेडिंग सेंटर भी भारत में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। फिर ब्रिटिश की जो नेवी थी
वो ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। नेक्स्ट, ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच, यानी कि ब्रिटिश की रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा थी। चूँकि उनका रेवेन्यू ज़्यादा आता था, उनको यहाँ के राजाओं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था, तो वो अपनी आर्मी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे, अपकीपिंग कर पा रहे थे। वहीं फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं था। फ्रेंच तो सरकार पर निर्भर थी कि अरे सरकार फंड देगी तो हम कुछ कर पाएंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये था कि जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो ज़्यादा ट्रेंड थे और मोटिवेटेड थे एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेंच ऑफिसर्स। तो ये 5 मेन रीजंस थे जिनके कारण एंग्लो फ्रेंच रिवलरी में फ्रेंच हार गए और इंग्लिश जो है वो जीत गए, और यहाँ पर पे इंडिया में यानी कि हमारे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। अब मैंने अभी बैटल ऑफ प्लासी की बात की, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लिश की वो कैसे बंगाल में अपना कंट्रोल गेन की। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। होपफुली मैंने आपको जहाँ तक आज समझाया है समझ में आया है, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर समझ में आ गया है तो अपनी नोटबुक्स खोलिए एंड इन 6 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कि आपको टॉपिक कितनी क्लियर हुई है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।